हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 37 है और हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 48, 49 एंड 50 डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, जिसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने करवाना काफ़ी पहले स्टार्ट कर चुका था और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मैं 48, 49 और 50 क्वेश्चन नंबर्स पे पहुँचा हूँ। अभी आगे भी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो इस लेक्चर में मैं इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा गाइज। तो चलो 48 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो 48 है वो कुछ इस प्रकार से है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, ये जो ब्लॉक है दिस इज ऑफ मास 0.1 kg में लिख सकता हूँ 100 ग्राम को, इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर। मतलब इस ब्लॉक को जो कि 0.1 kg मास का है उसको ऐसे प्रेस किया गया अगेंस्ट द वॉल जहाँ पे स्प्रिंग है ऐसे, और ऐसे प्रेस किया गया कि स्प्रिंग जो है वो 5 सेंटीमीटर कंप्रेस हुआ, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। और स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर, लाइक दिस। यस, व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग। अब यहाँ से जब उसको रिलीज किया गया 5 सेंटीमीटर तक प्रेस किया गया इस ब्लॉक को जिसका मास 0.1 kg है, और फिर वहाँ से छोड़ दिया गया, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये ब्लॉक क्या करेगी, राइट डायरेक्शन में भागेगी, मतलब मूव करेगी ऐसे, और तब तक मूव करेगी जब तक ये यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है वो लीव ना कर दे, ये ब्लॉक, ये सरफेस लीव ना कर दे, हॉरिजॉन्टल सरफेस। और वो लीव करने के बाद ये कुछ ऐसा मूव करना स्टार्ट कर देगी ये ब्लॉक। और ये कैसा है बेसिकली, दिस इज जस्ट लाइक द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन को वर्क एंड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट किया गया है, तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना है इस क्वेश्चन में भी। और कुछ और भी गिवन है, दैट वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। मतलब जहाँ से ये ब्लॉक छोड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का साथ, वहाँ से ये कितने डिस्टेंस बाद जाकर गिरेगा सरफेस पे, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये जो डिस्टेंस गिवन है वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज़ 2 मीटर्स, ऐसा बताया गया है। ये ब्लॉक 2 मीटर्स अबव है फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रखा गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये सोचनी है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को हमें। सबसे पहले ये अपना सबसे पहले स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, उसके बाद छोड़ा जा रहा है। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में कितना एनर्जी स्टोर होगा स्प्रिंग में, वही वाला जो एनर्जी है इसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगा। जब इस ब्लॉक को आप कंप्रेस करोगे अगेंस्ट द स्प्रिंग, तो ऑब्वियसली आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, तो वो स्टोर होगी एज एन एनर्जी इस स्प्रिंग में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक होगा, और उस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये ब्लॉक यहाँ से सरफेस को छोड़ेगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन और कोई ऐसा नहीं है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो जस्ट वो एक प्रोजेक्टाइल की मोशन की तरह फॉलो करेगा और यहाँ पे ग्राउंड पे जाके गिरेगा। तो उससे पहले हम निकालते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी जहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे स्टार्ट होगा। दिस वेलोसिटी वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, इतना तो समझ आ रहा है हमें, क्योंकि ये पूरा हॉरिजॉन्टल मोशन ही कर रहा है ये ब्लॉक। जब आप इसको कंप्रेस करोगे अगेंस्ट द स्प्रिंग फिर छोड़ोगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन करता हुआ आएगा, उसके बाद ये एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल के साथ ये गिरेगा ऐसे नीचे, तो कुछ रेंज होगी, उस रेंज को हमें निकालना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेल जो स्प्रिंग ने एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है जब वो कंप्रेस हुआ 5 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ kx², वही बेसिकली होगा हाफ mv² इस ब्लॉक का। ये तो हमें समझ में आ गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। k की वैल्यू कितनी है, 100 है, x कितना 5 सेंटीमीटर है, दैट इज 0.05 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू m कितना है हमारे पास 0.1 kg, इंटू हमें v² निकालनी है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे 25 इंटू 10⁻⁻4 और अपॉन 0.1 ऐसे आएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू v²। 0.1 ऊपर ही कैसे 0 जाएगा, दिस इज व्हाट 2.5, सो 2.5 इज इक्वल टू v²। ये हमारे पास आई गया। तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई जिससे ये प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होगा। तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो गया कि एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे जो कि 2 मीटर अबव द ग्राउंड है। कितना मीटर अबव द ग्राउंड है, 2 मीटर अबव द ग्राउंड है, और वो यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके नीचे गिरेगा। तो हमें ये रेंज निकालना है, दिस रेंज, व्हाट विल बी दिस रेंज, x। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, v इज इक्वल्स टू व्हाट √2.5, ये गिवन है हमारे पास, दिस मच मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से अगेन हमें पता है, सबसे पहले x डायरेक्शन में निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ at² होगा, बट x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हाफ at² वाला टर्म नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे ut होगा हमारे पास, और u ऑलरेडी कितना है, दैट इज √2.5। तो x कितना होगा, √2.5 मल्टीप्लाइड बाई t, दिस इज बेसिकली x। y डायरेक्शन में देखो आप, तो y डायरेक्शन में जो y है दैट इज डिस्टेंस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज -2,
दैट इज इक्वल्स टू यू वाई टी, बट यू वाई क्या है, जीरो है हमारे पास, यू वाई कुछ है नहीं, सिर्फ यू एक्स है, दिस इज इन दी एक्स डायरेक्शन। तो माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर होगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, तो दैट इज माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो गया, 4/g हो गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ दिस दैट इज इक्वल्स टू टी। ये टी को आप यहाँ पे पुट करो तो x कितना होगा हमारे पास, रूट अंडर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 4 अगेन 2 होगा अपॉन रूट अंडर जी। तो ये अपने पास x होगा, दैट इज द रेंज। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1 मीटर के अप्रॉक्स आएगा एंड दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ के। लैंग्वेज थोड़ा है लेंदी है, तो आप जस्ट एक एक स्टेप पढ़ते जाओ और उसको अटेम्प्ट करते जाओ कि सबसे पहले ब्लॉक को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से कुछ एनर्जी स्टोर हुई स्प्रिंग में, और वही एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मैनिफेस्ट होगी, जिसके कारण इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी इस ब्लॉक को कुछ इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह आप उसको देखोगे और वैसे सॉल्व करोगे टू फाइंड द रेंज। तो बस इतना ही ये सवाल था। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि स्मॉल हैवी ब्लॉक इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ अ लाइट रॉड। एक कोई हमारे पास ऐसे रॉड है और इससे एक कोई स्मॉल ब्लॉक अटैच्ड है ऑफ मास m ले लो। दिस इज बेसिकली द रॉड ऑफ लेंथ l लेंथ गिवन है, विच कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स क्लैम्प्ड अपर एंड। अभी जो ये रॉड है अलॉन्ग विथ ब्लॉक, इसको हम रोटेट कर सकते हैं ऐसे इस पॉइंट, या आप बोल लो एक छोटा सा लाइन के अबाउट। तो ये ऐसे रोटेट हो सकता है, रोटेट के कुछ समझो कि कुछ टाइम के बाद ऐसे आया, ऐसे भी आ सकता है ये, और ऐसे भी आ सकता है ये कुछ ऐसा। तो ऐसे ये रोटेट कर सकता है पूरा 360 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन, और ये बेसिकली जो अपर एंड है दैट इज क्लैम्प्ड, ये गिवन है, और तभी उसके अबाउट ये ऐसे मूव कर सकता है 360 डिग्री वर्टिकली। नाउ क्वेश्चन है व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन, ऐसे यहाँ पे v मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड दिस ब्लॉक बी गिवन सो दैट इट मूव्स इन अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ऐसा वर्टिकल सर्कल में मूव करने के लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। तो मैं इस सेम क्वेश्चन को अभी स्प्रिंग वाले टर्म्स में कंपेयर करता हूँ कि जब सेम ब्लॉक ऐसे स्प्रिंग से रखी हुई है और इस स्प्रिंग को मैं वर्टिकल सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। ये सबसे पहले यहाँ गया समझ लो, फिर यहाँ ऐसे गया समझ लो, और फिर यहाँ ऐसे गया समझ लो। तो ऐसा कुछ स्प्रिंग के केस में हमने सॉल्व भी किया था। तो ये नॉट स्प्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग, दिस इज दी स्ट्रिंग। तो ऐसा कुछ स्ट्रिंग के केस में हमने सॉल्व भी किया था कि आप स्ट्रिंग है उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो, तो यहाँ पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए सो दैट ये पूरी जो है एक सर्कल में मूव कर ले, 360 डिग्री मूव कर ले, जस्ट मूव कर ले। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो ये स्ट्रिंग के केस में, एंड दिस इज रॉड, रिजिड रॉड के केस में, रिजिड लाइट रॉड ऐसा आप बोल सकते हो, रिजिड लाइट रॉड। इन दोनों केस को हम कंपेयर करेंगे ताकि आपको बाद में भी कोई डाउट ना रहे। ये दोनों केसेस थोड़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो आपको समझना होगा कि दोनों का आंसर इक्वल क्यों नहीं है, वाई दीज टू वी मिनिमम आर नॉट इक्वल, ये समझना होगा। तो सबसे पहले ये केस फर्स्ट है अपने पास, और ये केस सेकंड में लेता हूँ। तो ये केस फर्स्ट को देखो, यहाँ पे मैं ये जो लोअर वाला पोर्शन है अपने पास, जब मास m नीचे है, और यहाँ पे भी जब मास m नीचे है, तो मैं यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब ये मैं डेटम प्लेन ले रहा हूँ जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और वहाँ के रेफरेंस में मैं फिर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे m मास ब्लॉक है और ये ऊपर ऐसे गया, तो कितना एक्चुअली यहाँ से यहाँ हाइट डिफरेंस है, वेल ये तो बहुत ही ईजी है, दिस इज l, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट 2l। सिमिलरली अगर आप इसको r मानोगे तो दिस इज r, यहाँ पे क्या है, दैट इज 2r है। तो ये है, तो एक तो ये बात समझ में आ रही है कि हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, ये मास ऑफ स्मॉल m ब्लॉक पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, और स्ट्रिंग के केस में भी इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है। तो अभी कंप्लीटली हम केस 1 पे स्टिक करें तो इनिशियली इसकी एनर्जी कितनी थी, वेल v मिनिमम कुछ वेलोसिटी है, तो हाफ m v min स्क्वायर होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे देखो उसको जस्ट हमें पहुँचाना है, मतलब पूरे सर्कल में आपको रोटेट करना है इस लाइट रॉड से लगे हुए स्मॉल मास m वाले ब्लॉक को। तो आप क्या करोगे, जस्ट इसको यहाँ पे पहुँचाओगे, और जैसे ही आप इसको यहाँ पे जस्ट पहुँचा दिए तो बाकी का रास्ता अगर थोड़ा भी अगर आगे गया ये, तो ये पूरा सर्कल ऐसे ही कर लेगा तय, मतलब पूरी सर्कल में ये घूम लेगा। तो आपका जस्ट काम क्या है कि स्मॉल मास m ब्लॉक को, जो कि रॉड पे है लगा हुआ, रिजिड रॉड है ये, उस पे लगा हुआ है, तो आपको जस्ट यहाँ पे पहुँचाना है उसको। इतनी वेलोसिटी हो कि यहाँ पे पहुँच के थोड़ी सी बिल्कुल ज़्यादा वेलोसिटी हो, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा कि आप समझ लो कि यहाँ तक ही हमें पहुँचाना है, उसके बाद तो वो पूरा रास्ता खुद ही तय कर लेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसीलिए हाफ m v मिनिमम स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ तक जस्ट इसको पहुँचाने का मोटिव है हमारे पास, तो यहाँ पे पहुँच के उसकी कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज m g मल्टीप्लाइड बाई 2l, ये होगा हमारे पास।
तो ये फर्स्ट केस है। अभी सेकंड केस में देखो क्या होगा। सेकंड केस में आपका काम इसको सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, अनटॉट हो सकता है स्ट्रिंग ढीली हो सकती है, और स्ट्रिंग ढीली हो गई तो ये मास m कंप्लीट सर्कल नहीं बल्कि ऐसे स्ट्रिंग जो है वो थोड़ा ऐसे अनटॉट हो जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसा डर है यहाँ पे। बट यहाँ पे रॉड रिजिड है तो आपको जस्ट यहाँ पे पहुँचाना है, उसके बाद आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। बट यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे क्या सोचना है कि ये टॉप पे पहुँच के भी ये जो स्मॉल मास m है उसकी कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हुई टॉप पे पहुँच के तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो ढीली हो जाएगी और फिर ये पूरे सही से सर्कल में तय नहीं कर पाएगा, अनटाई हो जाएगा, अनटॉट हो जाएगा स्ट्रिंग और ऐसे गिर जाएगा नीचे वो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा समझना है कि टेंशन तो यहाँ पे 0 होगा, मतलब आपका काम अभी भी यहाँ पे जस्ट पहुँचाना है। जस्ट पहुँचाने का मतलब क्या है, टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो जस्ट 0 हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगी यहाँ पे स्मॉल m की। अगर वेलोसिटी आप 0 कर दोगे यहाँ पे, अगर v 0 कर दोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब वो सर्कल में घूमेगा ही नहीं। अब सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ नेसेसरी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नेसेसरी, उसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ नेसेसरी। तो वेलोसिटी 0 यहाँ पे नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो रॉड है वो पहले से ही रिजिड है। तो यहाँ पे वैसी कोई बात नहीं है कि ये ढीली हो जाएगी रॉड या कुछ ऐसा हो जाएगा तो कंप्लीट सर्कल में मूव नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा बात है, इसलिए आप यहाँ पे भी एक वेलोसिटी होगी हमारे पास v, जिसको आपको कंसिडर करके चलना है। और वो v किसकी वजह से आएगी, वेल देखो नीचे mg फोर्स लगेगा अपना, और ये mg बेसिकली उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि टेंशन नहीं रहेगा यहाँ पे स्ट्रिंग की टेंशन 0 हो जाएगी टॉप पे पहुँचने के बाद। तो स्ट्रिंग की टेंशन 0 हो जाएगी तो सिर्फ एक ही फोर्स है mg, दैट विल बी इक्वल टू mv²/r, ऐसा होगा हमारे पास। तो ये mm कैंसिल हो जाएगा, तो v जो होगा वो √r g होगा। तो ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, दोनों ही एनर्जी होगी, और वो बेसिकली इक्वल होगा यहाँ के काइनेटिक एनर्जी से। और तब आप उसको इक्वेट करोगे, तब निकालोगे कि ये v मिनिमम कितना होगा। तो यहाँ पे ऐसे ये दोनों केस डिफर होती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली टॉप की वेलोसिटी 0 नहीं कर सकते, क्योंकि टॉप की वेलोसिटी 0 हो गई तो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया, तो ये पूरे सर्कल में रोटेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना ही होना चाहिए, जो कि कौन दे रहा है, यहाँ पे mg दे रहा है। टेंशन 0 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें नो डाउट है। टेंशन क्यों 0 होगा, क्योंकि आपका काम जस्ट यहाँ पे पहुँचाना है, तो जस्ट यहाँ पे पहुँचा के टेंशन 0 कर दो, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 मत करो। तो ये दोनों बात पकड़ने की थी इन दोनों डिफरेंट केसेस में। इसलिए देखो आंसर भी डिफरेंट आएगा। यहाँ से आप निकालोगे वी मिनिमम, फर्स्ट केस में तो कितना आया आपके पास, वी मिनिमम बेसिकली आया, ये 2 यहाँ जाएगा 4gl, √4gl आया अपने पास, यानी कि कितना आया 2√gl आया। ये पहले केस में जब रॉड था हमारे पास। लाइट रॉड के केस में कितना आया, जो वी मिनिमम आया अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू 2√gl। वहीं स्ट्रिंग के केस में कितना आएगा अपने पास, वेल नीचे जो था काइनेटिक एनर्जी था ½ m v मिनिमम स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ½ m, वहाँ पे भी v थी हमारे पास, कितनी थी √gr, तो √gr स्क्वायर और प्लस mgh, कितना है दैट इज़ 2r, ये हमने देखा। तो यहाँ से आप ये हाफ कैंसिल करो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m तो अपना कैंसिल आउट हो गया, तो v मिन स्क्वायर कितना है यहाँ से अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू gr, देखो √gr का स्क्वायर दैट इज gr प्लस ऑफ 2 × 2 इज़ 4gr, दैट इज इक्वल्स टू 5gr। तो यहाँ पे v मिनिमम जो आया दैट इज इक्वल्स टू √5gr आया। तो अगर r को आप l मानोगे तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ v min इज इक्वल्स टू √5gl। तो स्ट्रिंग के केस में देखो जो v मिनिमम है इन केस ऑफ स्ट्रिंग, बोल सकते हो आप दैट इज ग्रेटर देन v मिनिमम इन केस ऑफ लाइट रॉड। लाइट रॉड के केस से ज़्यादा आया स्ट्रिंग के केस में, मतलब स्ट्रिंग के केस में आपको थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर स्ट्रिंग की लेंथ सेम है लाइट रॉड के लेंथ से, तो आपको स्ट्रिंग के केस में थोड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा वेलोसिटी। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर ले जाके इसकी वेलोसिटी 0 नहीं कर सकते यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में। ब्लॉक की वेलोसिटी सबसे टॉप पे 0 नहीं कर सकते आप, अगर वहाँ पे कर दिए तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, पूरे सर्कल में मूव नहीं कर पाएगी थ्रू आउट दी 360 डिग्री। वो क्या होगा, थोड़ा स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा और फिर वो एक एब्रप्ट मैनर में गिर सकता है नीचे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा। बट लाइट रॉड के केस में कोई ऐसा डर नहीं है, क्योंकि लाइट रॉड पहले से ही रिजिड है अपने पास। तो ये एक
सोचने समझने वाला क्वेश्चन था ये। मैंने दोनों ही केसेस बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का है, फिगर शोज 2 ब्लॉक्स ए एंड बी, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। 2 ब्लॉक दिखा रहा है हमें फिगर, ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.32 kg, हर एक का मास इतना है, दैट इज 0.32 kg, कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुले। ये जो स्ट्रिंग है दैट इज लाइट एंड स्मूथ लाइट पुले है, मतलब ये जो पुली है वो भी लाइट है, कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। द हॉरिजॉन्टल सर्फेस ऑन विच द ब्लॉक ए कैन स्लाइड इज स्मूथ, ये वाला भी जो सर्फेस है जिस पे ब्लॉक ए स्लाइड कर सकता है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्मूथ गिवन है क्वेश्चन में। द ब्लॉक ए इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 40 न्यूटन पर मीटर, के इज गिवन दैट इज 40 न्यूटन पर मीटर of this spring whose other end is fixed to a support 40 centimeter above the horizontal line। मतलब ये जो है that is 40 centimeters और 0.4 meters ऐसा given है। जो spring का natural length है that is 0.4 meter और 40 centimeters ऐसा given है। Initially the spring is vertical, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, and unstretched when the system is released to move। यहाँ पे अभी spring भी unstretched है, ये पूरी सिस्टम अभी इनिशियली है और यहाँ से इसको रिलीज़ किया गया सिस्टम को। तो रिलीज़ करने के बाद होगा क्या? वेल रिलीज़ करने के बाद देखो ये जो बी वाला ब्लॉक है वो ऐसे नीचे मूव करेगा, तो ए वाला ब्लॉक भी ऐसे राइट में मूव करेगा। इतना तो हमें समझ आ रहा है। ये क्यों भी नीचे मूव करेगा? क्योंकि इसकी मास है हमारे पास 0.32 kg, नीचे मूव करेगा, जैसे ही वो ए आगे मूव करेगा। अभी ए और बी सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है, आपको दिख रहा है। तो जितनी बी की एक्सेलरेशन होगी उतनी ए की एक्सेलरेशन होगी, जितनी बी की वेलोसिटी होगी उतनी ए की वेलोसिटी होगी, जितनी बी की डिस्प्लेसमेंट होगी इतनी ए की डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर आप ए का डिस्प्लेसमेंट निकालो या बी का डिस्प्लेसमेंट निकालो तो सेम ही दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी भी दोनों का सेम होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी। तो क्वेश्चन क्या है, दैट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सर्फेस बिलो इट। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ये अपने पास ब्लॉक ए है, ये बी है, एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सर्फेस बिलो इट, इसके बिलो सर्फेस है हमारे पास दिख रहा है। तो जब ये सर्फेस से ब्रेक करेगा, ब्रेक्स ऑफ द सर्फेस बिलो इट मतलब क्या, सर्फेस से ब्रेक करेगा तो क्या होगा? वेल सर्फेस से ब्रेक करेगा तो एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आता है क्या, कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये उस इंस्टेंट का हमें वेलोसिटी निकालने बोल रहा है ये ब्लॉक का, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो। बट ऐसा क्यों डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे पॉइंट किया जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो? वेल ऐसा इसलिए पॉइंट किया जा रहा है कि जैसे जैसे बी नीचे मूव करेगा वैसे वैसे ए राइट में मूव करेगा। ए राइट में मूव करेगा तो स्प्रिंग का जो इनिशियल लेंथ है दैट इज़ 0.4 मीटर्स, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे जाएगा हमारे पास, धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ेगा। क्योंकि देखो हाइपोटेनस की तरफ जा रहा है, अभी ये मिनिमम था, स्प्रिंग का लेंथ जो है मिनिमम है, बट जैसे जैसे ये राइट में मूव करेगा ऐसे स्प्रिंग विद द ब्लॉक, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, इस ब्लॉक ए को स्प्रिंग थोड़ा अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो इस डायरेक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर भी आएगा हमारे पास और एक लेफ्ट में भी आएगा हमारे पास। तो जो ऊपर वाला कंपोनेंट है उसके कारण जो ये ब्लॉक ए है वो ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, और जब ऊपर मूव करने की कोशिश में धीरे धीरे वो डिक्रीज़ करेगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जस्ट वो वाले पॉइंट का हमें वेलोसिटी निकालना है ए का, कि जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज़ होगा, राइट की तरफ मूव करेगा तो, जब भी नीचे की तरफ मूव करेगा तो धीरे धीरे जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, मतलब डिक्रीज़ होने के बाद जीरो हो जाएगा, तो उस पॉइंट का हमें वेलोसिटी निकालना है ए का क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको ध्यान से देखो मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ऐसे बना लेता हूँ कि कोई एक पॉइंट है हमारे पास ऐसा, जहाँ पे ये ब्लॉक आ गया और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ, ये ब्लॉक ए है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ, ऐसे मैं मान सकता हूँ, मतलब मान लेता हूँ क्वेश्चन के इनिशियल में। तो ये 0.4 मीटर्स है अभी इस केस में, जब वो इनिशियल पोजीशन पे है तो, और इस केस में मान लो कि जो स्प्रिंग है वो x टाइम डिफॉर्म हुआ, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 0.4 + x होगी, स्प्रिंग और जो स्ट्रेच हुआ x टाइम, मतलब x लेंथ जो स्ट्रेच हुआ वो, तो ये 0.4 + x होगा, ये 0.4 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे फोर्स दिखाओगे आप तो नीचे mg होगा एक, और ऊपर जो नॉर्मल होगा वही ज़ीरो हुआ है अपने पास, जो नॉर्मल ऐसे ऊपर आएगा वही अपने पास ज़ीरो हुआ है, और स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा kx, मतलब देखो ऐसे बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ ए ब्लॉक, दिस इज़ mg, और स्प्रिंग फोर्स कुछ ऐसे kx के डायरेक्शन में होगा, मतलब kx कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में होगा। वो डायरेक्शन कितना होगा वो हम देखते हैं, थीटा मान लेते हैं पहले वर्टिकल के साथ उस डायरेक्शन को,
ऐसे थीटा, तो के एक्स का एक कंपोनेंट इधर होगा के एक्स कॉस थीटा, एक कंपोनेंट लेफ्ट में होगा दैट इज के एक्स साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट आ गया। तो ये थीटा अगर मैं लिया हूँ, देखो ये वर्टिकल के साथ आप ऐसे ये थीटा लिए हो तो ये भी बेसिकली थीटा होगा अपने पास। वर्टिकल या ऑपोजिट एंगल से आप देख सकते हो कि दिस विल बी ऑल्सो बी थीटा। तो यही थीटा मैंने यहाँ पे लिया है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि नॉर्मल नहीं है तो यहाँ से एक फोर्स बैलेंस तो आपको मिल गया कि एम जी इज इक्वल्स टू के एक्स कॉस थीटा हो गया अपने पास। एक फोर्स बैलेंस अपने को मिल गया, एम जी इज इक्वल्स टू के एक्स कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप कॉस ऑफ थीटा भी निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन के एक्स। ये अपने पास कॉस थीटा हो गया। ये थीटा है अपने पास, दिस थीटा, ये थीटा इक्वल है। तो यहाँ से आपको ये थीटा मालूम है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये एक स्प्रिंग ऐसे है, अभी ये स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच हो गया और ये ऐसे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें कि ये लेंथ 0.4 प्लस ऑफ एक्स है और ये लेंथ 0.4 है और ये अपने पास थीटा है। तो यहाँ से कॉस थीटा आप कैसे लिख सकते हो? वेल यहाँ से आप कॉस थीटा लिख सकते हो दैट इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.4 प्लस ऑफ एक्स। ये होगा अपने पास कॉस थीटा। यहाँ से इस डायग्राम को मैंने क्लेरिफाई किया है। जो दो स्प्रिंग है अपने पास, एक ही स्प्रिंग है बट दोनों अलग अलग टाइम पे है। और एक तरीके से हमारे पास कॉस थीटा एम जी अपॉन के एक्स है, दैट इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन के एक्स। ये रिलेशन है अपने पास 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो क्या है 0.4 अपॉन 0.4 प्लस ऑफ एक्स है, दैट इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन के एक्स। हमें एम जी अपॉन के एक्स मालूम है, एम कितना है 0.32 है, जी कितना है 10 है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में आप ले सकते हो। के कितना है 40 है मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है दैट इज़ एक्स। सिर्फ एक्स ही अपने पास अननोन है और कोई भी अननोन नहीं है। तो यहाँ से एक्स आप जब निकालोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.1 मीटर्स। इतना एक्स आएगा। आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है, आप इजीली निकाल सकते हो। तो एक्स विल बी व्हाट 0.1 मीटर्स। अभी ये अपने पास एक्स 0.1 मीटर्स आ गया, एक्स 0.1 मीटर्स आ गया तो अपने को ये भी मिल सकता है। अभी देखो एक्स 0.1 मीटर्स आया तो ये अब कितना हो जाएगा दैट इज़ 0.5 मीटर्स। ये 0.5 है, ये 0.4 है, तो अपने पास जो तीसरा लेंथ है वो भी आ जाएगा 0.5 0.4। तीसरा लेंथ कितना आएगा 0.3 मीटर्स आएगा। आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी से निकाल सकते हो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हाइपोटेनस है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से आप इजीली थर्ड साइड निकाल सकते हो जब दो साइड आपको मालूम है। तो वैसे ही निकालोगे तो 0.3 मीटर्स आएगा ये। तो एक्चुअली में यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ देखो ब्लॉक ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ब्लॉक ए इनिशियली यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे चला गया जहाँ पे स्प्रिंग एक्स स्ट्रेच हो गया। एक्स कितना था 0.1 था, ये हमने निकाल लिया। तो जब एक्स यहाँ पे 0.1 मीटर स्ट्रेच हुआ है तभी अपना नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ है। तो वहाँ का एक्चुअली में जो ब्लॉक ने मूव किया है इनिशियल पोजीशन से वहाँ तक वो कितना है 0.3 मीटर्स आया। तो जो ब्लॉक मूव किया वो 0.3 मीटर्स आया, जो स्प्रिंग मूव किया, जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ दैट इज 0.1 मीटर्स। ये दोनों में डिफरेंस है। और क्योंकि अब ब्लॉक ने 0.3 मीटर्स मूव किया है टुवर्ड्स द राइट, तो ये जो यहाँ पे ये ब्लॉक है ये भी नीचे मूव करेगा कितना ही सेम 0.3 मीटर्स। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है ये चीज़। अभी हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए। तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए निकालने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ सोच सकते हैं जिससे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। अभी हमारे पास सारे ही अननोन्स आ गए हैं, तो क्यों ना हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारे इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम हमने इस पूरे ही सिस्टम को ले लिया है जहाँ पे दोनों ब्लॉक कंसिडर्ड है, स्प्रिंग कंसिडर्ड है, सारे ही कंसिडर्ड है, पुली कंसिडर्ड है, स्ट्रिंग कंसिडर्ड है, ऐसा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अगर हम लिखें तो यहाँ पे एक तो स्प्रिंग फोर्स वर्क डन कर रहा है, दूसरा ग्रेविटी फोर्स वर्क डन कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस है। बाकी जो स्ट्रिंग में टेंशन ये सब है वो सारी तो इंटरनल है अपने पास, वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा। तो दो ही फोर्स अपने पास वर्क डन कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा स्प्रिंग फोर्स। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेल इनिशियली तो सिस्टम को रिलीज किया जा रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसकी किसकी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक ए की भी होगी और इस ब्लॉक बी की भी होगी, बट दोनों की वेलोसिटी सेम है एंड दोनों की मासेस भी सेम है। तो आप जस्ट काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी एक का भी लेकर, तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल मिल जाएगी सिस्टम की। क्यों, क्योंकि ए की मास बी की मास सेम है और दोनों का वेलोसिटी भी सेम है। तो ऐसे लिखो आप कि हाफ इंटू मास किसी एक का भी 0.32 है इंटू वी स्क्वायर, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, अभी देखो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, मतलब जो ए ब्लॉक पे फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बट ए ब्लॉक जो है वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है, ऐसा मतलब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है। आप इसको सोच लेने, मैं पहले भी बहुत अच्छे से बताया हूँ
दिख रहा है आपको, जब स्प्रिंग्स एक्सटेंड होगा, स्ट्रेच होगा, तो जो फोर्स है वो ब्लॉक को क्या करेगा, अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग बोलेगा नहीं आप नेचुरल लेंथ की तरफ आओ, तो नेचुरल लेंथ की तरफ आओगे, बट लेकिन एक्चुअल में वो ब्लॉक अवे फ्रॉम द नेचुरल लेंथ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ऑपोजिट है। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना हो गया वो हमारे पास है, दैट इज 0.1 है, तो 0.1 स्क्वायर प्लस अभी और एक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी ये वाला जो ब्लॉक ए है वहाँ पे तो ग्रेविटी कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रही, इसकी हाइट कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल है ये। तो हाइट कांस्टेंट है मतलब क्या, कि कोई भी वर्क डन नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बट ये जो ब्लॉक भी है वो ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, ऐसे कितना मूव कर रहा है, 0.3 मीटर्स टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा है। टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा है मतलब क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे प्लस होगा अपने पास, प्लस कितना होगा, m इज़ 0.32, g को आप अगेन 10 ले सकते हो, इंटू h कितना है, 0.3 है। तो यहाँ से आप हाफ को ऐसे कैंसिल आउट करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया, 32 इंटू 2 दैट इज 64, तो 0.64 लिखो इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के कितना है अपने पास, के इज़ 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 ऐसा, प्लस ऑफ 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 ऐसा कर सकते हो। तो अभी अपने पास सिर्फ एक ही अननोन है दैट इज़ वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप वी निकालोगे तो आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। ये एक्चुअल में आता है 1.54 समथिंग ऐसा, बट एचसी वर्मा ने इसको अप्रॉक्सीमेट करके 1.5 मीटर्स पर सेकेंड आंसर में लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है, दैट इज़ द आंसर। तो ये वाला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइज, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने एक्चुअल में थोड़ा जल्दी बताया है, बट आप इसको थोड़ा 1 बार 2 बार 3 बार करके देखना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आप अटेम्प्ट करोगे इसको तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसा हो रहा है, ऐसे स्प्रिंग ऐसा हो गया तो आप कैसे वेलोसिटी को कनेक्ट कर पाओगे। जो क्वेश्चन ने पूछा है कि इट ब्रेक्स ऑफ द सर्फेस बिलो इट, तो ऐसे जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ब्रेक्स ऑफ का मतलब समझना पड़ेगा कि नॉर्मल जीरो है, तो वहाँ से एक्चुअली ऐसा इसलिए एचसी वर्मा सर ने गिवन किया है कि वहाँ से आपको डायरेक्ट एक्स मिल जाएगा जब आप फोर्स बैलेंस करोगे तो। बट बहुत लोग सोचेंगे ऐसे फोर्स बैलेंस करते ही क्यों, हम डायरेक्ट वो एनर्जी वाले इक्वेशंस पे लग जाएंगे, बट वहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो आपको एक बार फोर्स को देखना ही पड़ेगा। फोर्स को जैसे ही देखोगे वहाँ से कॉस थीटा मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा मिल गया तो उसको एक दूसरे रिलेशन के साथ आप इक्वेट करोगे तो एक्स वहाँ से निकल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि स्प्रिंग एक्चुअली कितना स्ट्रेच हुआ है। एक बार स्प्रिंग स्ट्रेचिंग पता चल गई आपको तो पता चल गया कि ब्लॉक के कहाँ से कहाँ मूव किया है, कितना मीटर्स मूव किया है, सेम ब्लॉक भी उतना मूव करेगा। तो वहाँ से आप जस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और डायरेक्टली आप वेलोसिटी को निकालो। तो ये था गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप फिर से देखना इसको। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे गाइज इस वीडियो के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बाकी है गाइज। तो आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग जगह से भी प्रैक्टिस करो। वर्क एनर्जी में हमने काफ़ी टाइम अभी स्पेंड किया है, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा एफर्ट डालो। और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो करवा ही रहा हूँ और आगे भी करवाऊँगा गाइज। तो ये था इस वीडियो के बारे में। होप करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया हो सोल्यूशन। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।